All, I am Vishal Kumar Sattani, Assistant Professor Computer Science, MLP Government College, नोखा। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग देख चुके हैं कि रिलेशनल मॉडल क्या होता है। रिलेशनल मॉडल के अंदर कौन से कंस्ट्रेंट्स होते हैं, डिफरेंट टाइप की कीज कौन सी होती है, जैसे कि प्राइमरी की, सुपर की, कैंडिडेट की, फॉरेन की। इसके अलावा इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स, इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज के इस लेक्चर में मेनली हम लोग डिस्कस करेंगे नॉर्मलाइजेशन के बारे में। तो आज के इस लेक्चर के लिए कंटेंट्स हैं इनफॉर्मल गाइडलाइंस फॉर डेटाबेस डिजाइन, एनोमलीज एंड डेटाबेस, नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, उसके बाद में फंक्शनल डिपेंडेंसीज एंड आर्मस्ट्रॉन्ग्स एक्सियोम, या फिर ऐसा कह सकते हैं इसको आर्मस्ट्रॉन्ग के फंक्शनल डिपेंडेंसीज के लिए कुछ रूल्स हैं, उनके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इनफॉर्मल गाइडलाइंस फॉर डेटाबेस डिजाइन। तो जब भी हम डेटाबेस को डिजाइन करते हैं तो ईआर मॉडल की हेल्प से हम डेटाबेस को डिजाइन करते हैं। उसके बाद में ईआर डायग्राम के थ्रू हम टेबल्स क्रिएट करते हैं। तो टेबल्स जो हम रिलेशनल मॉडल के अंदर क्रिएट करते हैं ईआर डायग्राम के थ्रू, उससे हमें जो भी हमने डेटाबेस डिजाइन किया है ईआर डायग्राम के अंदर, तो टेबल का लेआउट हमें वहाँ से मिलेगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमें जब भी हम कंप्यूटर के अंदर उस डेटाबेस को इम्प्लीमेंट करते हैं रिलेशनल मॉडल की हेल्प से, तो हमें ये ध्यान रखना होता है कि जो डेटा जो है वो डुप्लीकेट नहीं हो, और जो उसके इसके लिए हमें डेटाबेस पे कुछ रिफाइनमेंट करना होता है, उसके लिए कुछ गाइडलाइंस है उनको फॉलो करना होता है। तो सबसे पहले हमें एक ऐसे डेटाबेस के अंदर जब भी हम कंप्यूटर पे रिलेशनल मॉडल के थ्रू डेटा को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उस टाइम हमें ये ध्यान रखना है कि जो रिलेशनल स्कीमा हम डिजाइन कर रहे हैं वो अपने आप में अपना मीनिंग जो है वो एक्सप्लेन करी हो। दैट इज, ये कह सकते हैं कि वो जिस भी पर्पज से हम उस डेटाबेस को बना रहे हैं, जो भी डेटा हम डेटाबेस के अंदर स्टोर करने जा रहे हैं, वो अपने आप में जो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो। उसके अलावा जो डेटाबेस के अंदर जो जो भी हम टेबल्स बना रहे हैं रिलेशनल मॉडल के थ्रू, जो भी रिलेशंस हम बना रहे हैं, उसके अंदर किसी भी टाइप की एनोमलीज या फिर प्रॉब्लम नहीं हो, जैसे कि इंसर्शन, डिलीशन और अपडेट एनोमलीज नहीं हो। इस लेक्चर में हम आगे एनोमलीज, ये जो इंसर्शन, डिलीशन और अपडेट एनोमलीज है, उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो भी हम टपल्स, जैसे कि एक किसी टेबल के अंदर एक रो, एक रिकॉर्ड को स्टोर करें, तो उसके अंदर नल वैल्यूज को अवॉइड करें। तो ये जो एक इनफॉर्मल गाइडलाइन है डेटाबेस डिजाइन के लिए, जो हमें जब भी हम ईआर मॉडल से रिलेशनल मॉडल में टेबल्स क्रिएट करते हैं, तो उस टाइम हमें ध्यान रखना होता है। तो ईआर मॉडल को हम डायरेक्टली जब भी उससे टेबल्स बनाएंगे, तो जितने नंबर ऑफ टेबल्स हमारे पास में क्रिएट होने के जो उसको कन्वर्ट करने के बाद में क्रिएट होंगी, उसके बाद में हम उस पर कुछ रिफाइनमेंट प्रोसेस लगाएंगे, जिससे जो हमारा जो डेटाबेस जो है वो और भी रिफाइन होके फिर जो फाइनली स्टोर होगा। तो उसके लिए जो हम आज के इस लेक्चर में मैंने जो गाइडलाइंस को डिस्कस करेंगे, इस यहाँ पे हम एक डेटा रिडंडेंसी का एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। तो जो इस एग्जांपल के अंदर जो कस्टमर की लोन डिटेल्स को जो बैंक के रिकॉर्ड में स्टोर किया गया है, और जिसके साथ साथ इस टेबल के अंदर ब्रांच की डिटेल भी स्टोर, जो कि हम देख सकते हैं कि ब्रांच आईडी, ब्रांच नेम, ब्रांच सिटी, ये जो ब्रांच के एसेट्स, उसके पास में जितने भी जिस भी बिजनेस के लिए जो उसके पास में अमाउंट्स अवेलेबल है उसके बारे में, और उसके बाद में जो कस्टमर ने जो लोन लिया उसकी जो कुछ डिटेल्स है, यहाँ पे लोन नंबर, कस्टमर का नेम एंड अमाउंट। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर किसी बैंक के ब्रांच में अगर एक कस्टमर जो लोन लेता है, तो बहुत सारे कस्टमर वहाँ पे एक सेम ब्रांच के अंदर लोन ले सकते हैं। तो इस टेबल के अंदर अगर हम ब्रांच की डिटेल को भी साथ में स्टोर करते हैं, तो ये ब्रांच की डिटेल यहाँ पे बार बार रिपीट होगी, क्योंकि एक ब्रांच के अंदर
बहुत सारे कस्टमर लोन ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं एमजी रोड जो बैंगलोर सिटी ब्रांच है, जो ब्रांच एमजी रोड है बैंगलोर सिटी के अंदर, वो आप यहाँ पे 3 टाइम्स रिपीट हो रही है। और जो ये डिटेल इस केस में जो आपका ब्रांच नेम, ब्रांच सिटी, ये सब यहाँ पे बार-बार रिपीट हो रहा है। तो ये जो है यहाँ पे डेटाबेस के अंदर रिडंडेंसी क्रिएट करता है। तो डेटाबेस के अंदर रिडंडेंसी का मतलब जो आपका एक ही टेबल के अंदर अगर हम बहुत सारा का सारा डेटा स्टोर कर रहे हैं, तो उस केस में आपका डेटा जो है बार-बार रिपीट होगा। इस सिचुएशन को हम रिडंडेंसी कहते हैं। तो ये जो रिडंडेंसी डेटाबेस के अंदर जनरेट होती है, क्रिएट होती है, तो उस रिडंडेंसी की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो डेटाबेस में जब हम रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं, डेटाबेस के अंदर जब अपडेशन परफॉर्म करते हैं, डेटाबेस में से कोई भी रिकॉर्ड हम डिलीट करते हैं, तो वो प्रॉब्लम वहाँ पे क्रिएट होती है। तो इसको हम एनोमलीज कहते हैं। तो एनोमलीज का सिंपल सा मतलब ये है कि जब हम डेटाबेस को प्रॉपरली डिजाइन नहीं करते, और जो डेटाबेस के अंदर जो रिलेशंस हैं वो अननॉर्मलाइज्ड हैं, और डेटाबेस के अंदर हमने मोस्टली जो डेटा स्टोर किया हुआ है वो एक सिंगल टेबल के अंदर स्टोर किया हुआ है, तो इस टाइप के रिलेशन के अंदर एनोमलीज क्रिएट होती हैं। और इन एनोमलीज को हम 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं: इंसर्शन एनोमली, अपडेट एनोमली एंड डिलीशन एनोमली। तो इंसर्शन एनोमली यह कहती है कि जब भी हम डेटाबेस के अंदर उस डेटा को स्टोर करते हैं, तो कुछ एक जो हमें रिक्वायर्ड डेटा जो हमें हमारे पास में होना चाहिए, उस डेटाबेस के अंदर उस रिकॉर्ड को स्टोर करने से पहले उसके बिना हम उस पर्टिकुलर किसी डेटा को उस डेटाबेस के अंदर स्टोर नहीं कर सकते। जैसे कि हम अगर कोई ब्रांच एग्जिस्ट ही नहीं करती है, तो उस ब्रांच के अंदर हम किसी कस्टमर को लोन इशू नहीं कर सकते। तो इसका सिंपल सा मीनिंग यही है कि जब तक या फिर जब तक हमारे पास में कोई कस्टमर एग्जिस्ट ही नहीं करता किसी बैंक के अंदर, और विदाउट कस्टमर एग्जिस्ट करे हम उसको अगर लोन इशू कर रहे हैं, तो उस केस में भी जो ये है कि जब तक आपके पास में कस्टमर ही नहीं है, तो हम उसको लोन इशू कैसे कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे एक जो आपका जो एग्जांपल है, इस एग्जांपल के अंदर जो हमने प्रीवियस एग्जांपल में देखा था कि वहाँ पे कोरामंगला बैंगलोर सिटी कोई ब्रांच यहाँ पे जो है यहाँ पे नहीं है, उस ब्रांच के अंदर कोई भी कस्टमर नहीं है। तो इसमें इस केस के अंदर हम उसको उस लोन को कैसे इंसर्ट करा सकते हैं, कैसे इस कस्टमर को जो है, जब कस्टमर एग्जिस्ट नहीं करता तो हम उसको लोन कैसे इशू कर सकते हैं। फिर बात आती है अपडेट एनोमलीज की। जब हम एक टेबल के अंदर बहुत सारे डेटा को स्टोर करते हैं, और उसके बाद में हमें जो टेबल के अंदर अपडेशन परफॉर्म करना होता है, तो जब भी तो इस केस के अंदर अपडेशन परफॉर्म करने पे हमें बहुत सारी जगह उस सेम डेटा को अपडेट करना होता है। तो अगर किसी छोटी सी मिस्टेक के कारण, या फिर किसी भी गलती, अगर एक छोटी सी जो हम गलती कर सकते हैं उसकी वजह से अगर हमने कुछ जगह पे डेटा अपडेट कर दिया, जैसे कि वो डेटा हम मान के चलते हैं कि एक ही टेबल के अंदर बहुत सारा डेटा है, और वो सेम डेटा जो दूसरी टेबल के अंदर भी रिपीट हो रहा है, तो हमने एक टेबल के अंदर उस डेटा को अपडेट कर दिया, लेकिन दूसरी टेबल के अंदर उस सेम डेटा को अपडेट नहीं किया। तो इस केस में हमारे पास में एक टेबल के अंदर जो डेटा होगा वो डिफरेंट होगा, और दूसरी टेबल के अंदर उस सेम एट्रीब्यूट्स है उनके लिए जो डेटा जो है वो हमारे पास में डिफरेंट होगा। तो इस टाइप से डेटाबेस के अंदर अपडेट एनोमली जो है वो इंट्रोड्यूस होती है। तो अपडेट एनोमली को हमें हो सकता है तब तक अवॉइड करना। तो एग्जांपल के लिए, जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल के अंदर ब्रांच आईडी जो 862 है, वो आपका जो उसका एड्रेस चेंज हो गया, फॉर एग्जांपल वो एमजी रोड से अगर रेजिडेंसी रोड हो गया, तो उस केस में हमें जो जितने भी जो रेलेवेंट टपल्स हैं, रेलेवेंट रिकॉर्ड्स हैं, उन सब के अंदर जो आपके ब्रांच के एड्रेस को अपडेट करना पड़ेगा। तो अदरवाइज अगर हमने अपडेट उनको वहाँ पे नहीं किया, तो जो आपके हमें डिफरेंट सोर्सेज से सेम डेटा के बारे में डिफरेंट जो इंफॉर्मेशन हमें मिलेगी, जो कि डेटाबेस के अंदर इस केस में जो डेटाबेस जो है वो एक कंसिस्टेंट डेटाबेस नहीं होगा। फिर दूसरी चीज़, अगर हम
फिर जो नेक्स्ट एनोमली आती है डिलीशन एनोमली। तो अगर हम डेटाबेस में से किसी टपल को डिलीट करते हैं, किसी रिकॉर्ड को डिलीट करते हैं, और उस केस के अंदर जो आपका सिर्फ और सिर्फ जो उससे रेलेवेंट जो इंफॉर्मेशन है वही डिलीट होनी चाहिए है। तो अगर हम एक ही टेबल के अंदर बहुत सारा डेटा स्टोर करते हैं तो उस केस के अंदर चांसेस ये होते हैं कि अगर हम एक इंफॉर्मेशन को डिलीट करें तो जो रेलेवेंट उस रिकॉर्ड से रेलेवेंट इंफॉर्मेशन के साथ साथ कुछ अदर इंफॉर्मेशन भी डिलीट हो सकती है। तो जैसे कि इसके अंदर अगर हम सपोज जो आपने प्रीवियस एग्जांपल देखा, तो इसके अंदर जो आपका कस्टमर पूछा जिसने एक लोन लिया हुआ था, और इसका जो लोन कंप्लीट होने के बाद में अगर हम जो आपका लोन टेबल से इसके डेटा को डिलीट करते हैं, तो लोन टेबल से इसके डेटा को डिलीट करने के बाद में यहाँ पे हमारा जो एंटायर जो ब्रांच इंफॉर्मेशन है, वो जो एंटायर ब्रांच इंफॉर्मेशन वो भी यहाँ पे जो डिलीट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे वीवी फ्रॉम जो हम ब्रांच की बात कर रहे हैं वो जो उसके लिए सिर्फ एक ही यहाँ पे टपल है, और जैसे ही हम इस कस्टमर के रिकॉर्ड को यहाँ से डिलीट करेंगे तो ब्रांच की इंफॉर्मेशन भी यहाँ से डिलीट हो जाएगी। तो इस टाइप की सिचुएशन को हम डिलीशन एनोमली कहते हैं। तो ये अकर तब होता है जब हम बहुत सारा डेटा एक ही टेबल के अंदर स्टोर करते हैं। तो डेटाबेस जो डेटाबेस डिजाइन की जो गाइडलाइंस ये कहते हैं कि हमें इस टाइप की प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए जब भी हम ईआर मॉडल से रिलेशनल मॉडल के अंदर टेबल को क्रिएट करते हैं, जो रिलेशन मॉडल में कन्वर्ट करते हैं, तो जितनी जो रिलेशंस हैं जो उनको हमें नॉर्मलाइज करना चाहिए। तो अब बात करते हैं कि नॉर्मलाइजेशन होता क्या है। तो नॉर्मलाइजेशन जो है डेटाबेस के अंदर डेटा को ऑर्गेनाइज करने का एक प्रोसेस है, और नॉर्मलाइजेशन हम जनरली रिडंडेंसी को मिनिमाइज करने के लिए, क्योंकि जो भी हम रिलेशंस डेटाबेस के अंदर जो टेबल्स हम क्रिएट करने जा रहे हैं उनके अंदर रिडंडेंसी को मिनिमाइज करने के लिए, और उसके अंदर जो इंसर्शन अपडेट और डिलीशन एनोमलीज हैं उनको उनको हम एलिमिनेट करने के लिए, ताकि हम ये इंश्योर कर सकें कि डेटा जो है आपका लॉजिकली डेटाबेस के अंदर स्टोर हुआ है। इन सब के लिए हम नॉर्मलाइजेशन को यूज करते हैं। तो जो रिडंडेंसी को हम कंप्लीटली रिमूव नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हमें डिफरेंट टेबल्स के बीच में लिंकिंग करनी है, तो जो एक टेबल की जो प्राइमरी की है वो लिंकिंग के लिए दूसरी टेबल के अंदर वो उसका फॉरेन की बनेगा। तो जो कम से कम जो वो उसके अंदर जो आपका जो लिंकिंग एट्रीब्यूट है वो तो रिपीट होगा। तो कंप्लीटली हम कभी भी रिडंडेंसी को रिमूव नहीं कर सकते, लेकिन हमें ट्राई ये करना है कि रिडंडेंसी जितना हो सके उतना हम रिडंडेंसी को मिनिमाइज करें, और इंसर्शन अपडेशन और डिलीशन जो एनोमलीज हैं उनको रिड्यूस करें, और डेटाबेस के अंदर जो आपका लॉजिकल जो डेटा है उसी को हम केवल स्टोर करें। तो नॉर्मलाइजेशन जो है वो आपके जो लार्जर टेबल है, यानी कि एक टेबल जिसमें बहुत सारा डेटा स्टोर कर रहे हैं, उस टेबल को डिफरेंट डिफरेंट स्मॉलर टेबल्स के अंदर डिवाइड करती है, और उनको जो आपस में रिलेशनशिप के थ्रू लिंक करती है। तो इस प्रोसेस को हम डिकम्पोजिशन कहते हैं। तो जब भी हम नॉर्मल फॉर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे तो नॉर्मल फॉर्म्स के अंदर हम इस डिकम्पोजिशन को हम एग्जांपल्स की हेल्प से वहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो जो डेटाबेस को नॉर्मलाइज करने के लिए डिफरेंट नॉर्मल फॉर्म्स सजेस्ट किए गए, डिफरेंट नॉर्मल फॉर्म्स डिजाइन किए गए, जैसे कि वन फर्स्ट एनएफ, इसको हम वन एनएफ इसको एब्रीविएशंस इसके जो हम बोल सकते हैं, टू एनएफ यानी कि सेकंड एनएफ, थ्री एनएफ यानी कि थर्ड एनएफ, बीसीएनएफ यानी कि बॉय स्क्वाड नॉर्मल फॉर्म, फोर्थ एनएफ यानी कि फोर एनएफ, और फिफ्थ फाइव एनएफ यानी कि फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म। तो ये सब जो आपके डिफरेंट टाइप के जो डिफरेंट नॉर्मल फॉर्म्स हैं जो कि हम नॉर्मल किसी भी रिलेशन को नॉर्मलाइज करने के लिए यूज करते हैं। तो नॉर्मल फॉर्म जो है एक जो कुछ रूल्स डिफाइन करता है, कुछ कंडीशंस डिफाइन करता है, जो कि जनरली हम देखेंगे आगे फंक्शनल डिपेंडेंसीज के बेस पे होती हैं, जो कि आपके किसी डेटाबेस के अंदर उस डेटा रिलेशन के अंदर जो डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए और उसको जो
वो एनोमलीज को मिनिमाइज करने के लिए उन रूल्स या फिर कंडीशंस को यूज किया जाता है। तो नॉर्मल फॉर्म एक अपने आप में एक सेट ऑफ रूल या फिर एक कंडीशंस है जो कि किसी रिलेशन के अंदर उसको बेटर वे में ऑर्गेनाइज करने के लिए तथा एनोमलीज को मिनिमाइज करने के लिए यूज करते हैं। तो जो जैसे जैसे हम नॉर्मल फॉर्म्स में फर्स्ट एनएफ की बात करें, फिर सेकंड एनएफ की बात करें, थर्ड एनएफ की बात करें, बीसीएनएफ की बात करें, तो जैसे जैसे हम हायर नॉर्मल फॉर्म की तरफ बढ़ते हैं तो जो ये वहाँ पे जो आपके जो रूल्स जो कंडीशंस है वो और भी स्ट्रिक्ट होती जाती हैं। तो जो जितने जो हम अगर थर्ड एनएफ बीसीएनएफ तक की बात करेंगे तो वहाँ पे आपका डेटा जो है वो बहुत ज़्यादा रिफाइन होगा। तो जो एक नॉर्मल फॉर्म के अंदर जब भी हम डेटा को नॉर्मलाइज करेंगे तो जो गुड डेटाबेस डिजाइन के लिए सजेस्ट किया जाता है कि जो डेटाबेस है वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म तक नॉर्मलाइज हो। तो डेटाबेस को हम एक पर्टिकुलर नॉर्मल फॉर्म तक एक नॉर्मलाइज करेंगे। तो अब बात करते हैं फंक्शनल डिपेंडेंसीज की। तो फंक्शन डिपेंडेंसीज जो है वो जैसे भी हम जैसे रिलेशंस है हमारे पास, रिलेशन के अंदर जो कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे तो जो एट्रीब्यूट्स के अंदर जो एक हम कंस्ट्रेंट डिफाइन करते हैं, कुछ जो एक कंडीशन डिफाइन करते हैं एट्रीब्यूट्स के बीच में, उसे हम फंक्शनल डिपेंडेंसी कहते हैं। तो जो आपके इसके जो फंक्शनल डिपेंडेंसी है उसे हम एक्स डिटरमाइंस वाई, यानी कि एक्स एट्रीब्यूट जो है वो वाई की वैल्यू का निर्धारण करता है। तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं एक्स डिटरमाइंस वाई, और या फिर हम इसको ऐसे कह सकते हैं वाई इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन एक्स, यानी कि वाई की वैल्यू का जो निर्धारण है वो एक्स द्वारा किया जाता है। तो इसको और ढंग से समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं आधार कार्ड का। तो अगर और किसी पर्सन की डिटेल का, तो अगर हमें किसी पर्सन का आधार कार्ड नंबर पता है तो आधार कार्ड नंबर के आधार पे हम उस पर्सन का एड्रेस भी पता कर सकते हैं, और आधार कार्ड नंबर के बेस पे हम उसके जो नेम भी पता कर सकते हैं, उसके डेट ऑफ बर्थ जो भी आधार कार्ड के अंदर डिटेल स्टोर होती है उनको हम पता लगा सकते हैं। लेकिन किसी पर्सन के नेम के बेस पे हम उसके आधार कार्ड का पता नहीं कर सकते, क्योंकि दो पर्सन का नेम सेम हो सकता है, लेकिन आधार कार्ड जो है वो आधार कार्ड नंबर जो है वो अपने आप में यूनिक होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो आधार कार्ड जो है वो एक्स एट्रीब्यूट हो सकता है, और जो आपका नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, एड्रेस है, वो वाई एट्रीब्यूट का जो सेट है उसके अंदर जो डिफरेंट एट्रीब्यूट हो सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि आधार कार्ड जो आपके जो किसी पर्सन का जो नेम, उसके डेट ऑफ बर्थ और जो एड्रेस है उसका निर्धारण जो है वो आधार कार्ड नंबर के द्वारा किया जाता है। तो इस केस में हम ये कह सकते हैं कि जो नेम, डेट ऑफ बर्थ एंड एड्रेस आधार कार्ड नंबर पे डिपेंड करते हैं। तो इसे हम कह सकते हैं फंक्शनल डिपेंडेंसी। तो जो आपका इस केस के अंदर जो लेफ्ट हैंड साइड है, यानी कि एरो के जो लेफ्ट साइड में जो एट्रीब्यूट है उसे हम डिटर्मिनेंट कहते हैं, यानी कि वो तो जो है वो आपका निर्धारण करता है, और जो राइट हैंड साइड में जो एट्रीब्यूट है उसे हम डिपेंडेंट कहते हैं, यानी कि जिसकी वैल्यू का निर्धारण किया जाना है, या जो जिसकी वैल्यू जो है वो एक्स पे, जो लेफ्ट हैंड साइड पे जो एट्रीब्यूट है उस पे डिपेंडेंट है। तो एक्स डिटरमाइंस वाई, ये जो आपका या फिर y इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन x, ये फंक्शनल डिपेंडेंसी का मीनिंग होता है। तो जैसे यहाँ पे अभी हमने डिस्कस किया कि आधार नंबर, तो आधार नंबर नेम को डिटरमाइन करता है। फिर हम किसी प्रोजेक्ट एक रिलेशन की बात करें तो जहाँ पे जो प्रोजेक्ट नंबर जो है प्रोजेक्ट के नेम और लोकेशन को डिटरमाइन करता है। तो आधार नंबर और यानी और जो प्रोजेक्ट का नंबर पी नंबर जो है वो मिलके आवर्स, यानी कि किसी एक एम्प्लॉय किसी कंपनी के अंदर किसी प्रोजेक्ट पे कितने आवर के लिए वर्क करता है उसका निर्धारण हम आधार नंबर जो कि आपके एम्प्लॉय पर्टिकुलर एम्प्लॉय की बात करेगा, और पिन नंबर जो कि पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की बात करेगा, तो उससे हम डिटरमाइन कर सकते हैं। तो एक एम्प्लॉय एक इस प्रोजेक्ट पे कितने आवर के लिए वर्क कर रहा है। तो ये जो
फंक्शनल डिपेंडेंसी जो है वो आपके दो सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स के बीच में एक कंस्ट्रेंट है। तो इसको हम रीड कर सकते हैं, x डिटरमाइंस y और y इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन x। जैसे कि एक फंक्शनल डिपेंडेंसी का एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हैं हम, सप्लायर आईडी और उसके बाद में सिटी प्रोडक्ट आईडी। तो अब अगर हम इस रिलेशन के अंदर जो वैल्यूज है उनको देखें, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि S10 जो जहाँ पे भी S10 सप्लायर आईडी है उसके लिए जो सिटी है वो बेंगलोर है, और S20 जहाँ पे सप्लायर आईडी है उसके लिए सिटी चेन्नई है, S30 सप्लायर आईडी के लिए सिटी बेंगलोर अगेन बेंगलोर है, और S40 जो आपका है उसके लिए जो आपका जो सिटी जो है सप्लायर आईडी है उसके लिए बेलगाम है। तो यहाँ से हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि जो सप्लायर आईडी जो है वो सिटी की वैल्यू को डिटरमाइन करता है, और इसके अलावा अगर हम सप्लायर आईडी और प्रोडक्ट दोनों को मिला दें तो वो भी सिटी का निर्धारण करते हैं। तो जो आपका सिटी जो एट्रीब्यूट है वो सप्लायर आईडी पे डिपेंड करता है, और सिटी एट्रीब्यूट जो सप्लायर आईडी और प्रोडक्ट आईडी पे भी डिपेंड करता है। तो ये हम ये देख सकते हैं कि दोनों फंक्शनल डिपेंडेंसी इस रिलेशन के अंदर एग्जिस्ट करती हैं। तो उसके बाद बात करते हैं एफ डी डायग्राम की। जो एफ डी अभी तक हमने देखा कि एफ डी को हम जो एक्स डिटरमाइन वाई इस फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके अलावा जो एफ डीज को हम डायग्राम्स के थ्रू भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसे हम एफ डी डायग्राम्स कहते हैं। तो एफ डी डायग्राम्स के अंदर जो जो एरो का जो हेड होता है, एरो का हेड हमेशा डिटर्मिनेंट एट्रीब्यूट की तरफ होता है, यानी कि जिसका निर्धारण किया जाना है, जो आपका जो डिपेंडेंट एट्रीब्यूट है उसकी तरफ एरो का हेड होता है, और जो आपका जो डिटर्मिनेंट एट्रीब्यूट है वो उसकी तरफ एरो का हेड यहाँ पे नहीं होता। तो आधार नंबर एक यहाँ पे जो डिटर्मिनेंट एट्रीब्यूट है, और जो नेम बर्थ डेट एड्रेस डी नंबर ये जो है वो आपके डिपेंडेंट एट्रीब्यूट है। तो जो यहाँ पे आधार नंबर जो है वो नेम बर्थ डेट एड्रेस और डी नंबर की वैल्यू को यहाँ पे डिटरमाइन करता है, या फिर यूँ कह सकते हैं कि जो नेम बर्थ डेट एड्रेस एंड जो डी नंबर है वो आधार नंबर पे डिपेंडेंट है। और यहाँ पे जो बाकी जो दो एट्रीब्यूट हैं डी नेम और डी एम जी आर आई डी, वो दोनों एट्रीब्यूट जो है वो डी नंबर पे डिपेंडेंट है। तो जो डी नेम एंड डी एम जी आर आई डी डिटरमाइंड बाई डी नंबर। तो ये जो यहाँ पे दो एफ डीज इस डायग्राम के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, जो हम डायग्राम के थ्रू भी यहाँ पे इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इसको हम अगर वर्ड्स में राइट करना चाहें तो हम इसको जो एफ डी वन एफ डी टू इस वे में राइट कर सकते हैं। अब बात करते हैं आर्मस्ट्रॉन्ग एक्सियोम। तो आर्मस्ट्रॉन्ग एक्सियोम जो है वो एक सेट ऑफ रूल्स है, एक सेट ऑफ रूल्स हैं जो किसी अगर जो कि अगर किसी एफडी या फिर सेट ऑफ एफडीज पे रिपीटेडली अप्लाई किया जाए तो उससे उसके अंदर जो फंक्शनल जो सेट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसीज है उसका क्लोजर फाइंड आउट करते हैं। तो जो क्लोजर का मतलब यहाँ पे ये है कि क्लोजर जो है वो ऐसे फंक्शनल डिपेंडेंसीज का सेट है जिस जो ऐसे जो या फिर यूँ कहें कि जो क्लोजर ऑफ एफ जिसे हम एफ प्लस से भी डिनोट करते हैं, वो जो है का ऑल फंक्शनल डिपेंडेंसीज का सेट है, जो कि फंक्शनल डिपेंडेंसीज के सेट एफ से डेराइव हो सकती हैं, उससे जो हम उसको उन एफ डीज के सेट जो एफ डीज को डेराइव कर सकते हैं। तो एफ यहाँ पे अपने जो हमें गिवन सेट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसीज हैं, और जो क्लोजर ऑफ एफ जो है वो उन सब फंक्शनल डिपेंडेंसीज का सेट है जो डिफरेंट टाइप के जो आर्मस्ट्रॉन्ग एक्सियोम्स के अंदर जो डिफरेंट रूल्स हैं उनको रिपीटेडली अप्लाई करने के बाद में उन सभी उन सभी फंक्शनल डिपेंडेंसीज को गिवन सेट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसीज
ऐप से डिराइव कर सकते हैं। तो जो यहाँ पे जो जो आर्मस्ट्रॉन्ग एक्सियोम के अंदर मेनली 5 रूल डिफाइंड है। रिफ्लेक्सिविटी, तो रिफ्लेक्सिविटी जो रूल जो है वो ये कहता है कि अगर वाई सेट ऑफ एट्रीब्यूट एक्स का एक्स सेट ऑफ एट्रीब्यूट का सबसेट है, या फिर एक्स जो है वो वाई का सुपरसेट है, तो इस केस में एक्स डिटरमाइंस वाई, या फिर वाई इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन एक्स। तो इस केस में जो एक्स जो है वो वाई की वैल्यू का निर्धारण करता है। फिर ऑगमेंटेशन, ऑगमेंटेशन ये कहता है कि अगर एक्स डिटरमाइंस वाई, तो उस केस में अगर हम दोनों तरफ जेड को ऑगमेंट करें, जेड को यहाँ पे हम अगर ऐड करते हैं दोनों तरफ, तो इसका मतलब जो अगर x डिटरमाइंस y, तो x z ऑल्सो डिटरमाइंस y। फिर ट्रांजिटिविटी की बात करें, तो ट्रांजिटिविटी जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट रूल है। तो अगर x डिटरमाइन y और y डिटरमाइन z, ये दो हमारे पास में एफ हैं, तो इन जो तो ट्रांजिटिविटी रूल से जो है यहाँ पे x ऑल्सो डिटरमाइंस z, तो ये आपका ट्रांजिटिविटी रूल है। जो रूल नंबर 4 जो डिकम्पोजिशन रूल है वो ये कहता है कि अगर x डिटरमाइंस वाई जेड, तो x जो है वो दो सेट ऑफ एट्रीब्यूट y और z को डिटरमाइन करता है। तो उसको हम डिकम्पोज करके ऐसे भी लिख सकते हैं, x डिटरमाइंस y एंड x ऑल्सो डिटरमाइंस z। तो ये जो आपका डिकम्पोजिशन रूल है। और जो दूसरा जो यूनियन रूल है, तो यूनियन रूल जो है वो एक तरीके से डिकम्पोजिशन का अपोजिट है। डिकम्पोजिशन में हमने उसको अलग अलग दोनों जो डिकम्पोज करके दोनों जो राइट हैंड साइड को अलग अलग लिखा था, और उस केस में हम जो भी राइट हैंड साइड को, जैसे कि आपका अगर x जो है वो y को डिटरमाइन करता है और x z को भी डिटरमाइन करता है, तो हम को तो यूनियन करके दोनों तरफ हम ये लिख सकते हैं x डिटरमाइंस y एंड z। तो ये जो आपके जो आर्मस्ट्रॉन्ग के एक्सियोम्स हैं, आर्मस्ट्रॉन्ग के रूल्स हैं सेट ऑफ एफडीज के लिए, रिफ्लेक्सिविटी, ऑगमेंटेशन, ट्रांजिटिविटी, डिकम्पोजिशन और यूनियन, इन सबको हम बार बार जो गिवन सेट ऑफ एफडीज है उन पे अप्लाई करके क्लोजर ऑफ एफडीज जो है, क्लोजर ऑफ एफडीज एफ प्लस जो है गिवन सेट ऑफ एफडीज का, उसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये जो यहाँ पे जो रूल्स हैं, उन रूल्स के जो एफडीज के लिए हमने जितने भी रूल्स यहाँ पे पढ़े हैं, एफडीज के बारे में जो भी डिस्कस किया है, वो सब जो हमें नॉर्मल फॉर्म्स जब हम डिस्कस करेंगे उसके अंदर बहुत ही यूज आने वाला है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया कि डेटाबेस को डिजाइन करने के लिए क्या क्या गाइडलाइंस होनी चाहिए, डेटाबेस के अंदर रिडंडेंसी क्या होती है, एनोमलीज क्या है, इंसर्शन, अपडेशन, डिलीशन एनोमली क्या है, नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, उसके बाद में फंक्शनल डिपेंडेंसीज क्या है, और जो फंक्शनल डिपेंडेंसीज के लिए आर्मस्ट्रॉन्ग के जो रूल्स हैं वो 5 जो मेन रूल्स हैं वो कौन से हैं। थैंक यू।